बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है तो उसका अंजाम भी बुरा ही होगा। अगर हम यह इच्छा रखें कि हमने किसी के साथ बुरा किया है तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, तो यह हमारी गलतफहमी होगी। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। मेरा नाम सविता है। मेरी उम्र इस वक्त 40 साल की हो चुकी है। मेरे पापा एक टीचर थे और एक कॉलेज में पढ़ाया करते थे। जब मैं 5 साल की थी तो तभी मेरी माँ हार्ट अटैक आने की वजह से मर गई थी। मुझे तब पता नहीं था कि आखिर मेरे माँ को इतनी छोटी उम्र में अटैक आने से कैसे मर गई, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में अटैक आना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन मैं इस बात को कभी समझ ही नहीं पाई कि आखिर मेरी माँ को क्या परेशानी थी। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और अपनी माँ के बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं दिन भर रोया करती, कमरे में घुसी रहती, ना खाती ना पीती और ना ही बच्चों के साथ खेलती। सब घर वालों ने मेरे पापा से कहा कि तू दूसरी शादी कर लो। पहले तो मेरे पापा माने ही नहीं थे। मैं 6 साल की हो चुकी थी। एक दिन मैं स्कूल से आई तो मेरी हैरत की हद ना रही जब दादी ने मुझे मेरी सहेली के घर भेज दिया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। उसी सहेली से मेरी दादी कितना चिढ़ती थी। मुझसे कहती कि तू अपनी सहेली से दूर रहा कर, इसकी आदतें मुझे पसंद नहीं है। और आज उसी सहेली के घर मुझे भेज दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि वह गंदी सी सहेली मेरी दादी को इतनी पसंद कैसे आ गई थी। मैं भी खुशी खुशी अपनी सहेली के घर चली गई। रात के समय जब घर आई तो घर में खूब सारी चहल पहल थी। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। घर में इतने सारे लोग क्यों थे और यह सब कहाँ से आए थे? मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। लोगों के बीच 2 लोगों को देखकर मैं और ज़्यादा हैरत में हो गई थी। जो 2 लोग थे जो दूल्हा दुल्हन बने बैठे थे। मेरी सहेली की नज़र मेरे पापा पर गई थी जो दूल्हा बने बैठे थे। अपने पापा को दूल्हे के रूप में देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई थी। मैं इतनी छोटी भी नहीं थी कि उस वक्त हालात समझ ना पाई। मेरी सहेली मुझे समझदार लगी और उसने मुझे समझाया। मैंने पापा के साथ बैठी उस औरत को देखा जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब दादी ने पापा के साथ उस औरत को एक कमरे में भेज दिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। ऐसा जुल्म जो सब ने मुझ पर कर दिया था। मेरी दादी ऐसे ही किसी अनजान औरत को मेरी माँ का दर्जा कैसे दे सकती थी? मैं चीख चीख कर दादी से पूछने लगी, दादी कौन है यह औरत? आपने क्यों उसे मेरे माँ के कमरे में भेज दिया है? वह मेरी माँ का और पापा का कमरा है। मेरी माँ के अलावा उस कमरे में कोई नहीं जा सकता। दादी ने मुझे चुप कराया और कहा, अब वही तेरी माँ है। तेरे पापा का घर बसाने के लिए हमने तेरे पापा की शादी कर दी है। तेरे पापा का घर बच जाएगा, तेरे पापा खुश रहेंगे, तभी तो तू भी खुश रहेगी ना। आखिर तुझे भी तो माँ मिली है। मुझे दादी की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। बस इतना समझ आ रहा था कि वह नई औरत जो भी अभी अभी मेरी माँ बनी है मेरे माँ के कमरे में गई थी, मैं उसे माँ का दर्जा नहीं दे सकती। मेरे लिए यह गम बहुत बड़ा था। मेरे पापा ने शादी कर ली थी। मैं रोती रोती अपने कमरे में चली गई और सारी रात मैं दादी से चिपक के लेटी रही और इसी सोच में रात गुजार दी कि पापा ने दूसरी शादी क्यों की। अगले दिन मैं सोकर उठी तो मेरे लिए मुश्किलों भरा दौर शुरू हो चुका था। मेरी नई माँ का रवैया मेरे समझ के बिल्कुल बाहर था। मैं सोकर उठी और फ्रेश होकर नाश्ते के टेबल पर बैठ गई। मैं देख रही थी कि मेरी नई माँ मेरे नौकरों पर ऐसे हुक्म चला रही थी कि जैसे वही पहली मालकिन है इस घर की और न जाने कब से इस घर को संभालती आ रही है। मुझे अपनी माँ का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मेरी अपनी सगी माँ तो घर के चाहे कोई नौकर ही क्यों ना हो, कभी भी उनसे तेज़ आवाज़ में कभी बात नहीं करती थी। मुझे उस नई औरत को माँ कहते हुए भी शर्म महसूस हो रही थी। मैं नाश्ते की मेज पर बैठ गई थी। वहाँ पहले से ही पापा की दूसरी पत्नी बैठी हुई थी। मैंने भी जाकर नाश्ता करना शुरू किया। अभी पराठे पर हाथ रखा ही था कि मेरी रूह कांप गई जब मेरी सौतेली माँ ने मेरे आगे से पराठे की प्लेट उठा ली। मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अचानक इस आफत पर मैं बौखला गई और मुंह से मेरे चीख भी निकल गई। मैंने चीखते हुए दादी को आवाज़ लगाई थी।
अगले ही पल मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मेरी सौतेली माँ ने मेरे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रख कर दिया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस औरत ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा और मेरे आगे से नाश्ते की प्लेट भी हटा ली। मेरी चीख सुनकर दादी बाहर आई। मैं रो रही थी। दादी ने मुझे पूछा कि क्या हुआ, तो मेरी सौतेली माँ बहुत मासूम बनकर दादी से कहने लगी कि अगर मैं पराठे ज़्यादा खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी और मेरे लिए रिश्ता भी नहीं आएगा। जो कुछ भी कह कर रही हो सविता की भलाई के लिए ही कह रही है। अगर यह मोटी हो जाए तो उसके लिए भी मुसीबत होगी और हमारे लिए भी मुसीबत बन जाएगी। इसलिए मैंने सविता के आगे से पराठा हटा लिया था। मैं तो उसी के भलाई के लिए यह सब कर रही थी और उल्टा यह मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगी, इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा था। अगर अभी इसकी गलती का एहसास नहीं हुआ और नहीं दिलाया गया तो आगे जाकर ये बिगड़ जाएगी। ये ध्यान रखते हुए मैंने इसे थप्पड़ लगाया और इसे थप्पड़ लगाना पड़ा। लोग कहेंगे कि सौतेली माँ ने पराई बेटी को बिगाड़ दिया है और सौतेली माँ के मुंह में ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगेगा और हैरत से लोग ये सब कहने लगेंगे। मेरी सौतेली माँ के मुंह से यह बात सुनकर दादी मुझे गुस्से से देखने लगी। इससे पहले मैं कुछ कहती दादी ने मुझे डांटकर कमरे में भेज दिया। मैं दुखी मन से अपने कमरे में चली आई। कल की आई लड़की मुझसे ज़्यादा सच्ची हो गई और मैं अपनी दादी की नज़रों में झूठी हो गई। रात के समय जब पापा घर आए तो मैंने उनको बताना चाहा कि लेकिन मेरी सौतेली माँ ने पापा को अपने ध्यान में लगा लिया ताकि मैं उनको कुछ बता ना सकूं। मैं जब भी पापा से कहने के लिए कुछ मुंह खोलती मेरे सौतेली माँ उन्हें अपने बातों में लगा लेती और मेरे पापा मेरी तरफ ध्यान देने की बजाय मेरी सौतेली माँ की ही बातों में ध्यान से सुनने लगते। कई सारे दिन ऐसे ही गुजर गए। पहली वाली बहारें ख़त्म हो चुकी थी। माँ की छाँव धूप में बदल चुकी थी। पहले माँ मेरे खाने पीने का ध्यान रखा करती थी, अब मेरी किसी को भी मेरी परवाह नहीं थी। पापा भी सारा दिन काम में बिजी रहते और जब घर आते तो मेरी सौतेली माँ उनको अपने कामों में उलझा रखती। समय से ही ऐसे गुजरता चला जा रहा था। अपने ही घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। पापा की नई शादी के 1 साल बीत गया था। मेरी दादी भी इस दुनिया से चली गई थी। अब तो पापा मुझ पर ध्यान भी नहीं देते थे, मेरी नई माँ के पीछे लगे रहते। मैं कुछ कहती तो मुझे डांट कर भगा देते। मैं अपनी माँ की याद करते रोती रहती। मुझे रोने भी नहीं दिया जाता। जब मैं अपना दिल हल्का करने के लिए रोती थी तो मेरी सौतेली माँ मेरे पापा के कान भर देती थी कि मैं सविता को इतना प्यार करती हूँ फिर भी यह अपनी माँ को याद करके रोती है। न जाने क्या होगा। यह चाहती हूँ कि मैं इस पर जुल्म करती हूँ। लोगों को तो यही लगेगा कि मैं जुल्मी हूँ और इस पर जुल्म करती हूँ और फिर पापा मुझ पर खूब गुस्सा होते, मुझे खूब डांटते और कभी कभी तो मेरे पापा मुझ पर हाथ भी उठा देते थे। मेरी सौतेली माँ अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। घर में उसी का हुक्म चलता, जो चाहती वही होता। मेरे पापा मेरे खिलाफ हो चुके थे। बहुत मुश्किल से मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था। मेरी जान छूटी। मैंने हॉस्टल में रहने का फ़ैसला कर लिया था। मेरी कोई भी सुनता नहीं था। मेरी सौतेली माँ इस बात के लिए नहीं मान रही थी, लेकिन फिर यहाँ पर पापा ने मेरी साइड ली और मुझे हॉस्टल में एडमिशन मिल गया था और मैं घर से बहुत दूर चली गई थी और मैं अब घर भी बहुत कम आती थी। इस बात पर भी मेरी सौतेली माँ ने खूब अवेल मचाया था, लेकिन पापा ने मुझे इस बात के लिए कभी फोर्स नहीं किया कि मुझे कहाँ रहना है। एक बार मेरा इरादा घर पर ही रात बिताने का था, इसलिए मैं घर पर ही रुक गई। रात को जब मुझे कमरे में घुटन महसूस हुई तो मैं बाहर आ गई थी। थोड़ी चहल कदम चलने लगी कि करने के बाद जब मैंने अपने कमरे में जाने का सोचा तो मेरी नज़र अपने पापा के कमरे पे पड़ी, जो मेरे कमरे से 2 कमरे छोड़कर ही था। हल्का सा आवाज़ खुला होने लगा और वहाँ पे हल्का सा दरवाज़ा खुला हुआ था। किसी वजह से अंदर से रोशनी आ रही थी। मेरे पापा को रात को लाइट ऑफ करके सोने की आदत थी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद पापा जाग रहे हैं, तो दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश हुई कि मैं पापा के साथ जाकर कुछ बातें करूं। यह सोचकर मैं कमरे में चली आई जहां पापा कोई किताब पढ़ने में बिजी थे और मेरी सौतेली माँ उनके पास बैठी कुछ बातें कर रही थी।
अभी कमरे के अंदर पैर भी नहीं रखा था कि पापा मेरी सौतेली माँ की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी सौतेली माँ मेरी पापा से कह रही थी कि आप सविता को घर पर ही रखा करें, उसे हॉस्टल में मत रखें। मेरी माँ की बात सुनकर मेरे पापा बोले थे, अच्छा है वह हॉस्टल में ही रहे, कम से कम उसकी जान तो छूटी है, वह भी अपनी माँ की तरह है, उसे भी अब मुझसे बोलने वाला कोई भी नहीं है। पढ़ाई छोड़े और अपनी नौकरी करे, खुद कमाए खुद खाए, इतना पढ़ा लिखा कर दिया है, घर में कम से कम यह नहीं रहेगी तो घर में लड़ाई झगड़ा तो नहीं करवाएगी। वह बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। उसकी माँ को भी मेरी खुशियों की परवाह नहीं थी और वैसे ही यह बेटी है। अपने पापा की बात सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा था। मुझे ऐसा लगा अपने ही घर में मुझे हर चीज़ काटने को दौड़ रही है। मेरे पापा के बारे में क्या सोचती थी और पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। बस नहीं चल रहा था कि इस वक्त वापस हॉस्टल चली जाऊं। पापा की बात सुनकर अब मुझे नई फिक्र होने लगी थी। अभी तो मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई थी और अधूरी पढ़ाई के साथ मुझे नौकरी कौन देता। पापा तो अब मेरा खर्चा उठाने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं थे और ना ही नज़र आ रहे थे। मैं सुबह होते ही हॉस्टल वापस आ गई। मेरी रूममेट एक जॉब करती थी। मैंने उससे बात की तो उसने मुझे भी अपने ऑफिस में नौकरी पर लगवा दिया। सैलरी ठीक ठाक थी, इससे मेरी पढ़ाई और महीने का खर्चा आसानी से निकल रहा था। लेकिन अब मुझे रहने का भी इंतज़ाम करना था। सारी ज़िंदगी तो हॉस्टल में नहीं रह सकती थी। फिर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। कुछ ही दिन में मेरे पास इतने सारे ट्यूशन हो गए कि मुझे हैरत हुई और हैरत के साथ साथ खुशी भी महसूस हो रही थी। उन स्टूडेंट में से एक लड़का मेरे क्लास का ही था। दिखने में बहुत ही खूबसूरत जवान था। वैसे तो मैं अपनी से छोटी क्लास के स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाती थी, इसलिए मैंने पीयूष को मना किया कि तुम अपने लिए किसी दूसरी टीचर का इंतज़ाम कर लो। लेकिन वह नहीं माना तो मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। मेरा काम तो बस पढ़ाना था। उसे भी पढ़ाना शुरू कर दिया। 3 महीने का वक्त ऐसे ही गुजर गया। पापा ने अपना कहा सच कर दिखाया। 1 महीने के बाद भी पापा ने मुझे खर्चा देना बंद कर दिया था। मेरा क्लासमेट मेरा बहुत ख्याल रखता था। पहले मुझे लगा कि वह मेरी फ़िक्र करता है, वह मेरा दोस्त बन गया है, इसलिए मेरी इतनी परवाह करता है। लेकिन एक रोज़ मैं हैरत की हद ना रही जब उसने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कहा और कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। वह भी मेरी तरह पार्ट टाइम जॉब करता था। उसकी फैमिली में बस एक ही बहन थी जो उसके साथ ही रहती थी। उसके परिवार के तरफ से वो काफ़ी अमीर था। उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पीयूष के माता पिता की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने पीयूष को और उसकी बहन को बिल्कुल ही छोड़ दिया था। किसी भी रिश्तेदार ने उन दोनों के साथ नहीं दिया था। उनको कोई भी साथ देने वाला नहीं था। फिर उसने भी उन लोगों के सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, ख़त्म कर दिए थे। उसको मैंने भी अपनी कहानी सुना दी। पीयूष ने जब मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया तो मैंने फ़ौरन मना किया। उसने मुझे समझाया कि शादी करने से सब ठीक होगा। फिर मैं मान गई। फिर उसने कहा पहले एक बार अपने माता पिता से पूछ लो। उसने समझाने पर मैं एक दिन के लिए घर गई। पापा की हालत देखी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। पापे की हालत बहुत ज़्यादा अजीब हो रही थी। वो अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने होश में नहीं थे। मेरी सौतेली माँ भी उस समय घर पर नहीं थी, पता नहीं कहाँ गई हुई थी। शाम होते होते पापा की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो मैंने पापा से अपनी शादी की बात कहनी चाहिए। मैंने अपने पापा की आंखों में अजीब सी बेचैनी देखी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे थे। मैंने पापा से कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जैसे ही बात करने के लिए मुंह खोली तभी मेरी सौतेली माँ कमरे में आ गई और मेरे पापा को दूध का ग्लास देने लगी। पापा ने दूध पीने से मना कर दिया, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा को ज़बरदस्ती वह दूध पिला दिया। पीते ही पापा को उल्टी आ गई। मैंने अपनी सौतेली माँ से कहा पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, आपने हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। जिस पर मेरी सौतेली माँ ने कहा कि मैं इनका इलाज करवा रही हूँ, ये ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। पापा की तबीयत ख़राब थी इसलिए लगातार 2 दिन तक मैं घर पर ही रुकी रही।
और आखिरकार एक दिन मुझे पापा से बात करने का मौका मिला। मैंने जल्दी से अपने मन की बात पापा के सामने रख दी। मैंने कहा कि पापा, एक लड़के से मुझे मोहब्बत है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। मेरे पापा ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। इस बीच मेरी सौतेली माँ न जाने कहाँ से आ गई और आते ही ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, जैसे घर में कोई मर गया हो। मुझे न जाने क्या क्या सुना दिया। वह बेशरम और न जाने क्या क्या गंदे गंदे शब्द मेरे लिए बोली जा रही थी। मेरे पापा उस समय पूरे होशो हवास में थे। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और अविश्वास से पापा की तरफ देखने लगी। पापा ने मेरे कॉलेज जाना बंद करवा दिया। कहा, अब तुम घर पर ही रहोगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन मैं घर से भाग गई और पीयूष से शादी कर ली। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। जिंदगी मेरे लिए बहुत ही हसीन हो गई थी। जैसे सब गमों के बदले मैं छूट गई थी। मैं अब बहुत खुश रहने लगी थी। मेरा पति पीयूष मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। मुझे यकीन नहीं हो सकता कि मैं इतनी खुश कैसे रह सकती हूँ। मेरे पति मुझसे इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। एक दिन पीयूष के घर आया तो उसका गुस्से में बहुत बुरा हाल था। मुझे भी नहीं बोला, आते ही खामोश से हो गया, खाना भी नहीं खाया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। शादी के 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन आज तक मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं रखा था। मैंने भी उसको कुछ ना कहा और सारी रात आंसू बहाती रही, खुद रोती रही, खुद भी सो गई। सुबह पीयूष गुस्से में नाश्ता करे बगैर उठे और चले गए और रात में सोने के बाद वापस आए। मैं बहुत परेशान थी। अगले दिन इतवार था, इसलिए पीयूष घर पर ही मौजूद था, लेकिन उससे मुझे बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दिया था और किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। अब तो मेरी जान निकलने लगी थी। मैं पीयूष से कुछ बात करती तो वह मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहा था। रात को भी वह मेरी तरफ पीठ कर कर सो गया। मैं पूरी रात पीयूष के रवैये के बारे में सोचती रह गई। अब तो पीयूष दिन ब दिन हुक्म चलाने लगा था। दिन ब दिन उसका रवैया मेरे लिए ख़राब होता जा रहा था। एक दिन जब उसने मेरे सामने अपने कपड़े डाले तो मैंने गुस्से से कह दिया कि जब तुम मुझसे बात ही नहीं करते हो, जब तुम्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारे कपड़े क्यों धोऊं? इस बात पर पीयूष ने मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा था कि उस समय मैं कुछ सुनने के काबिल भी नहीं रह गई थी। मैं मुंह खोले बिना पीयूष के देख रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुमसे शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी नरक बना ली है। तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। पीयूष का एक बार हाथ क्या उठा, अब तो वो मुझ पर रोज़ हाथ उठाने लगा। मैं रो रो कर पीयूष को उसी मोहब्बत की याद दिलाती रही, लेकिन उसने मुझ पर हुक्म करना छोड़ा नहीं था। अब रोने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं घर से भागकर शादी की थी। शायद इसलिए यह सब हो रहा था। और मैं शिकायत करती तो किससे करती? हमेशा मोहब्बत को तरसती हुई थी। पीयूष ने ज़रा सी मोहब्बत क्या दिखाई, मैं तो उसकी मोहब्बत में पिघल गई थी, लेकिन यह भूल गई थी कि इसकी मोहब्बत का अंजाम क्या हो सकता है। मैं मोहब्बत को उसकी सच्ची मोहब्बत समझ बैठी थी, उसकी तो झूठी मोहब्बत थी। इंसान नफ़रत के सारे में पूरी मोहब्बत भुला सकता है, लेकिन मैं अपनी इज्जत खोकर नहीं जा सकती थी। धीरे धीरे पीयूष ने अपने संस्कारों से गिरता नज़र आ रहा था। अब वो घर पर अपने दोस्तों को भी बुलाने लगा था। वो दोस्तों मेरे साथ मजाक करते थे, बदतमीज़ी करते थे, लेकिन पीयूष कुछ भी नहीं बोलता था। एक बार तो हद ही हो गई। उसके दोस्त ने मेरे कमर में हाथ डाल दिया। मैं गुस्से से लाल हो गई और पीयूष के दोस्त पर हाथ उठा दिया। इस बात पर बावेल मचाकर उस रात भी उसने मुझे बहुत पीटा। पूरी रात में रोती रही। शारीरिक दर्द से ज़्यादा दिल टूटने का दर्द मुझे बहुत चोट दे रहा था। कई बार दिल में ख्याल आता कि पीयूष को छोड़कर चली जाऊं। फिर सोचती, इस घर के अलावा मेरा ठिकाना भी कहीं नहीं है। और कहाँ कुछ दिन बीत गए। पीयूष ने खुद ही मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं उसकी मिन्नतें करती रही, गिड़गिड़ाती रही कि पीयूष एक बार अपनी ज़िंदगी को मौका दो। मैं मौका देकर देखना नहीं चाहता, ऐसा उसने मुझसे कहा। मैंने कहा, हम फिर से खुशी खुशी रहेंगे, फिर से खुशी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता।
लेकिन पीयूष ने तो मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। अगर करता तो उसे उसी वक्त तो मुझ पर दया ज़रूर आ जाती। मैं आंसू बहाते फिर से अपने पापा के घर आ गई। जैसे अंदर घर में कदम रखा, मेरे पापा और मेरी सौतेली माँ मुझे देखते ही चौंक गए थे। उसे उजड़ी हुई हालत में देखकर मेरे पापा और मेरी माँ मुझे समझ चुके थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे साथ क्या हो गया है। मेरी माँ ने मुझे गेट पर ही रुकने के लिए कहा और वहाँ से जाने के लिए कहा। अंदर मत आओ, तुम अंदर नहीं आ सकती। घर से भागकर तुमने शादी की थी और जब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए जिस दिन तुमने भागकर शादी की थी। मैं भागकर पापा के पैरों में बैठ गई। पापा उस वक्त मुझे बहुत मजबूर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे और जब पापा के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो जैसे मेरे शरीर की जान ही निकल गई। बाद में पता चला कि पापा के आधे शरीर को लकवा मार गया है, बाकी आधा शरीर भी बहुत कमज़ोर हो चुका है, लकवा मार गया है। बाकी आधे शरीर में तो बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। मुझे पापा की इस हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। पापा ने एक हाथ मुश्किल से उठाकर मेरे सर पर रख दिया। पापा का एक हाथ मेरे सर पर था। मेरी माँ तनपन कर रही थी, अपने कमरे में चली गई और मुझे कहने लगी कि तुम यहाँ से निकल जाओ। खैर पापा ने मुझे उस घर में रहने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मेरी पूरी जान निकाल दी थी, मेरा जीना हराम कर दिया था। मुझे ऐसे गंदे गंदे शब्दों से बुलाती कि जी चाहता ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊँ। पापा की तो अब कोई उस घर में इज्जत ही नहीं रह गई थी। पापा एक तरफ पड़े रहते, उनकी आंखों में मुझे बेबसी नज़र आती, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। पूरे घर पर मेरी सौतेली माँ का ही राज था। मैं पूरा दिन घर में काम करती, तब कहीं जाकर खा पी लेती। नसीब होता था कि मैं काम वाली आई हूँ, बस उसी से थोड़ा बातचीत कर लिया करती थी, नहीं तो बात करने के लिए भी कोई नहीं था। मैं बात करने के लिए तरस जाती। बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं माँ के बिना बहुत अधूरा अधूरा महसूस करती थी उस घर में। मेरे पापा के घर के नौकरानी ने मेरे माँ के बारे में मुझे बता दी थी कि तुम्हारी सौतेली माँ बहुत ही बुरी औरत है। तुम्हारी माँ बद्दुआ और भी मैं हैरत पापा को देती है। जब तुम्हारे पापा काम पर चले जाते हैं तो पता नहीं कहाँ चली जाती है और तुम्हारे पापा के आने से पहले ही आ जाती थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारी माँ किसी लड़के के साथ दोस्ती रखती है। तुम्हारे पापा की जो हालत हुई है उसके पीछे तुम्हारी सौतेली माँ का ही हाथ है। मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आई हूँ। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे पापा को दूध में कुछ मिलाकर देती थी, जिन्हें पीने के बाद तुम्हारे पापा की ये हालत ख़राब होने लगी थी और एक दिन तुम्हारे पापा को लकवा मार गया है। यह तो मैं जानती थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ इतनी बुरी औरत हो सकती है मैं सोच भी नहीं सकती थी। अपने ही पति के साथ यह घिनौना काम करेगी, मुझे विश्वास नहीं हुआ था। पापा की हालत पर मैं उस दिन बहुत रोई थी। अगले दिन एक और बुरी खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे पापा जो मेरा आखिरी सहारा थे वह भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। मैं उस दिन बहुत रोई थी। जी चाह रहा था कि मैं भी अब इस दुनिया से चली जाऊं, लेकिन मौत और ज़िंदगी पर तो सिर्फ भगवान का ही बस इंसान चलता है। मैं रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मेरी माँ ऐसे रो रही थी जैसे वो एक सती सावित्री है। पापा के मरने के बाद तो मेरी सौतेली माँ खुल्लम खुल्ला अय्याशी पर उतर आई थी। वो पूरा दिन गायब रहती थी, रात को वापस आती है, कमरे में जाकर सो जाती है। एक दिन मीना ने मुझे बताया था, बीवी जी आपकी ज़िंदगी ख़राब करने वाली कोई और नहीं बल्कि आपकी सौतेली माँ है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आज रात को आप अपनी माँ के कमरे में जाकर देख सकती है। अपनी माँ के जो भी कारनामे हैं आंखें खोलकर देख लेना कि आपके सोने के बाद आपकी माँ आपके कमरे में क्या खुल्लम खुल्ला अय्याशी करती है। मैं अपने कमरे में क्या गुल खिलाती है अपनी माँ, वो आप देख लेना। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा घर बर्बाद करके मुझे तलाक दिलवाकर मेरी माँ को क्या मिला। मैं इसके पीछे का राज जानना चाहती थी। रात हुई तो मैंने अपने कमरे में सोने का बहाना करके चली गई।
लेकिन मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी अपनी माँ के घर वापस आने का। जब मेरी माँ वापस आई तो मैं उस वक्त जाग रही थी। रात के 12 बज रहे थे। 12 बजने का टाइम हो रहा था। मेरी माँ के साथ कोई और भी आया था, लेकिन इस इंसान की शक्ल मैं नहीं जान पाई और नहीं देख पा रही थी। वो दोनों कमरे में चले गए। मैं पीछे पीछे गई और खिड़की का दरवाज़ा देख रही थी। देखा वह जो भी इंसान था, मेरी माँ उसकी बाहों में बैठी हुई थी। यह देखकर मुझे हैरत का एक तेज झटका लगा। मेरी माँ इस हद तक कैसे जा सकती है और कैसे गिर सकती है कि घर में ही अय्याशी करने लगेगी। मैंने कभी सोचा नहीं था। आने वाले इंसान की मेरी तरफ से पीठ थी। मैं देखना चाहती थी वह इंसान कौन है, और जब उस इंसान को मैंने देखा तो जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि पीयूष था। इसका मतलब मेरी माँ के प्यार के चक्कर में पड़कर पीयूष ने मुझे छोड़ दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, और समझने में मुझे इतनी देर कैसे लग गई। मेरी माँ ने ही पीयूष के साथ चक्कर चलाकर मेरा घर बर्बाद किया था। मैं वापस लौट आई और बेड पर गिर गई, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अगले दिन जब रूटीन के अनुसार मेरी माँ बाहर चली गई तो मैंने अपने माँ के कमरे की तलाशी ली। आखिर मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, मैं जानना चाहती थी। मैं तो उनकी ज़िंदगी से चली गई थी, फिर उन्होंने जो मुझे खुशियाँ मिली थी तो उन्होंने ये खुशियाँ क्यों छीनी थी। अब मैं उनकी ज़िंदगी दोबारा नहीं लौट कर आऊँगी, लेकिन पीयूष से तलाक करवा कर उन्होंने तो मुझे अपने घर से ही हमेशा हमेशा के लिए अपने घर पर बिठा लिया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। मैंने अपने माँ के पूरे कमरे की तलाशी ले डाली। फिर मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जिससे मुझे सब कुछ समझ आ गया कि आखिर मेरी माँ ने यह सब क्यों किया था। मेरे हाथ कुछ पेपर लगे थे जिसमें पापा ने अपनी पुश्तैनी मकान और ज़मीन जायदाद मेरे नाम कर दी थी, और उसमें पापा का लिखा एक डायरी भी था जिसे पापा ने लिखा था। सुरेश यानी मेरे पापा की शादी अपने पहली मेरी सौतेली माँ ममता से नहीं होने वाली थी। मेरी सगी माँ रूपा और मेरी सौतेली माँ ममता दोनों आपस में सगी बहनें थी, लेकिन ममता किसी और से शादी करना चाहती थी। वो सुरेश से शादी नहीं करना चाहती थी। फेरों से ठीक पहले ममता अपने आशिक के साथ भाग गई थी। घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी माँ रूपा को मंडप में बिठा दिया था, लेकिन ममता के आशिक ने जिस जगह ममता को बुलाया था वो वहाँ पर नहीं आया। बहुत देर इंतज़ार के बाद आखिर ममता घर आ गई थी, लेकिन तब तक मेरी माँ रूपा और सुरेश की शादी हो चुकी थी। जब घर वाले ममता पर बहुत गुस्सा हुए और ममता को घर से निकालने लगे कि तुमने ही हमारी इज्जत उछाली है और अब कोई भी इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और अब क्या लेने आई हो। लेकिन ममता ने एक नई कहानी सुना दी। उसने कहा कि रूपा ने ही उसे यहाँ से यह कहकर भेजा था कि सुरेश ममता से अकेले में मिलना चाहता है। मैं तो कुछ देर के लिए ही बाहर गई थी, लेकिन मुझे कुछ लड़कों ने पकड़ लिया और जानबूझकर इतनी देर तक बांधे रखा कि शादी संपन्न हो जाए। शादी के संपन्न होते ही मुझे उन लोगों ने छोड़ दिया। ये सब कुछ किया कराया रूपा का ही है, इसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं है। जानबूझकर मुझे बाहर भेजा था ताकि मेरी जगह यह सुरेश से शादी कर सके। रूपा मना करती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ममता ने अपने घर वालों को अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि उन्होंने ममता की बात पर यकीन कर लिया। शादी तो हो गई थी, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन ममता को घर में रहने की इजाज़त मिल गई थी। लेकिन ममता दिन रात अब प्लान बनाने लगी थी कि किसी तरह रूपा और सुरेश को अलग कर दिया जाए, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था कि सुरेश और रूपा आपस में खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। ममता का आशिक तो उसे धोखा देकर भाग गया था। ममता अब सुरेश पर ही डोरे डालने लगी थी, लेकिन सुरेश किसी भी तरह ममता के काबू में नहीं आ रहा था। सुरेश और रूपा आपस में बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, और उनकी खुशियाँ और भी ज़्यादा कर दी सविता के जन्म ने। सविता के जन्म के बाद दोनों और भी ज़्यादा खुश रहने लगे थे, और फिर भगवान ने सुरेश और रूपा को दूसरी खुशी दी। वो दूसरी बार भी माँ बनने वाली थी। रूपा अपनी माँ के घर आई हुई थी, और फिर ममता ने ऐसी चाल चली कि सब कुछ तबाह हो गया। ममता ने किसी गैर मर्द को पैसे देकर खरीद लिया
और उसने कहा कि तुम्हें रूपा के कमरे में सोना है। पैसे के लालच में उस इंसान ने ऐसा ही किया। ममता ने रूपा को कुछ ऐसा पिलाया कि वह गहरी नींद में चली गई। जब रूपा गहरी नींद में सो गई तो वह आदमी रूपा के बराबर बेड पर लेट गया और इतने में ममता ने सुरेश को फ़ोन कर दिया कि आकर अपनी पत्नी के कारनामे खुद अपनी आंखों से देख लो। जब सुरेश आए तो रूपा और वह आदमी एक साथ लेटे हुए थे। रूपा का सर उस आदमी के कंधे पर रखा हुआ था। सुरेश ने गुस्से में आकर उसी वक्त रूपा को झिंझोड़ कर उठाया और उसके मुंह पर थप्पड़ की बारिश कर दी। रूपा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। और फिर गुस्से में सुरेश ने ना आओ देखा ना ताओ रूपा को तलाक देने का फैसला सुना दिया। मासूम और कमज़ोर दिल की रूपा यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी और अपने दिल पर हाथ रखकर बैठती चली गई और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। ममता अपनी चाल में कामयाब हो चुकी थी। उसने अब घरवालों को ऐसा विश्वास दिलाया कि रूपा ही गलत थी। उसने ही झूठ बोलकर सुरेश से शादी कर ली थी। जिस समय रूपा की मौत हुई थी उस समय सविता सिर्फ 5 साल की थी। सुरेश सविता को अपने साथ लेकर आ गया। सुरेश के घरवालों ने दूसरी शादी को लेकर जोर लगाया, लेकिन सुरेश नहीं माने। उन्होंने रूपा से सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन उस औरत ने उन्हें धोखा दिया था और मोहब्बत से सुरेश का विश्वास उठ चुका था। सुरेश पूरी तरह टूट चुके थे और इस बात का फ़ायदा ममता ने उठाया था। उसने सुरेश पर अपने प्यार के डोरे डालना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उसने सुरेश का दिल जीत लिया और फिर सुरेश और ममता की शादी हो गई। ममता ने सुरेश पर अपनी मोहब्बत का ऐसा जादू चलाया कि वह अपनी बेटी सविता को भी भूल गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और सविता बड़ी हो गई, यहाँ तक कि सविता ने घर से भागकर शादी भी कर ली थी। ममता को तो अब और भी बहाना मिल गया था, जैसी माँ वैसी बेटी। वो हर वक्त सुरेश के कान भरती रहती, लेकिन एक दिन सच्चाई खुलकर ही रहती है। जब सुरेश ने खुद अपने कानों से ममता और उसके आशिक की बातें सुनी, ममता की वही पुराने आशिक जो उस दिन शादी वाले रात उसे नहीं लेने आया था, वो ममता से मिलने घर आया था। सुरेश उस समय काम पर होते थे, लेकिन उस दिन जल्दी आ गए थे। कमरे से आती आवाज़ सुनकर सुरेश वहीं पे रुक गए और उन्होंने उस लड़के की आवाज़ सुनी और वह लड़का ममता को कह रहा था, ममता मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, जो उस रात में आ नहीं सका, मेरी कुछ मजबूरी थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम सुरेश को छोड़ दो, मैं तुमसे अब भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ममता ने उसे कहा था कि मैंने बहुत ही मुश्किलों से सुरेश को पाया है, अब मैं सुरेश को नहीं छोड़ सकती। सुरेश को पाने के लिए उसने अपनी बहन रूपा को तक नहीं छोड़ा। सुरेश अंदर कमरे में गए थे और ममता को ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मेरी इतनी मोहब्बत कि जिससे मैं इतनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली बीवी को तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दिया, तुमने उसे मुझसे छीन लिया। मेरी बेटी के लिए मेरे मन में जहर भर दिया। भगवान तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर देंगे। जब ममता को लगा कि उसकी सच्चाई पता चल चुकी है तो ममता ने दूसरा रास्ता अपना लिया। वह सुरेश को दूध में कुछ ऐसा मिलाकर पिलाने लगी कि सुरेश अपने होश हवास खो देते। धीरे धीरे सुरेश कमज़ोर होते चले गए और बीमारियों को पकड़ में आ गए। न जाने कितने दिन ऐसे और फिर एक दिन उन्हें लकवा मार गया। लेकिन मरने से पहले सुरेश अपना सब कुछ अपने बेटी के नाम पर कर गए थे और यही बात ममता को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सब कुछ अपने नाम करवाने का उसके पास एक ही रास्ता था और वह सविता का घर बर्बाद करके सविता को घर पर ही बिठा देना और धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करवा लेना। डायरी पढ़ने के बाद सविता की आंखों में आंसू जारी थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सगी मौसी उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसे अपनी माँ और अपने पापा को लेकर आज बहुत रोना आ रहा था। ऐसी मुश्किल आ गई थी और कैसी खुशहाल ज़िंदगी थी दोनों की, लेकिन ममता ने उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। सविता ने प्रॉपर्टी के पेपर उठाए और अपने कमरे में चली गई। उसने लिया था कि आज वह ममता के सामने चुप नहीं बैठेगी, आज उसे सारा हिसाब मांगेगी। और थोड़ी ही देर में ममता घर आ गई। आज उसके साथ पीयूष फिर से था, लेकिन सविता ने पीयूष को नज़रअंदाज कर दिया था
उसे पीयूष से नफरत हो रही थी क्योंकि दूसरों की बातों में आकर उसने सविता की मोहब्बत को ठुकरा दिया था। जैसे ममता घर आई तो सविता चीख पड़ी, बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मारा मेरी माँ को और क्यों मारा मेरे पापा को? क्यों बर्बाद करी मेरी ज़िंदगी? तुम्हारे दिल में दिल ही नहीं है क्या? दिल की जगह पत्थर है? कितनी बेदर्द हो तुम? क्या तुम्हारे दिल में ज़रा सी भी दया नहीं है? लेकिन अब मैं तुम्हारी हकीकत जान चुकी हूँ। मेरे पापा ने यह सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। तुम इस घर से अभी के अभी निकल जाओ। सविता की बात सुनकर ममता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसी भयानक हंसी के साथ बोली, सविता तुम्हें क्या लगता है मैं कच्ची गोलियाँ खेली हूँ? असली पेपर तो मेरे पास है जो मैंने अभी हाल ही में कोर्ट से बनवाए हैं। तुम्हें इन नकली पेपर में कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि यह नकली पेपर है, लेकिन कोर्ट में कभी साबित नहीं कर पाओगी कि यह नकली पेपर है। इन पेपर्स में यह सारी जायदाद तो मेरे नाम पे की गई है, इसलिए अब तुम इस घर से निकल जाओ। मैं हक्का बक्का सी ममता का मुंह देखती रह गई। पीयूष भी ममता की सारी बातें सुन रहा था और हक्का बक्का सा खड़ा था। दौलत के लालच में आकर उसने सविता को छोड़कर ममता से रिश्ता बनाया था। ममता ने उसको शायद दौलत का ही लालच दिया होगा, तभी तो उसने सविता को छोड़ दिया। लेकिन उसको कहा पता था कि सारी जायदाद तो सविता के नाम पर ही है। वह हारे हुए ज्वारी की तरह लग रहा था। वह अपनी इतनी प्यार करने वाली पत्नी से हाथ धो बैठा था और एक मक्कार औरत के जाल में फंस गया था। सविता के पास और कोई रास्ता नहीं था। ममता ने उसे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। सविता के पास और कोई ठिकाना नहीं था। वह अनाथ आश्रम में चली गई और वहाँ पर छोटे बच्चे को पढ़ाने लगी और वहीं पर नितिन और सविता की मुलाकात हुई। नितिन को सविता की ज़िंदगी पसंद आ गई थी। नितिन ने सविता के सामने शादी का प्रपोज रखा और सविता से कहा कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी को गुजरे 8 साल हो चुके हैं। मेरी 9 साल की छोटी सी बच्ची है। मेरी बच्ची को एक माँ की ज़रूरत है और मुझे भी एक सच्चे जीवन साथी की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी बच्ची की माँ बनोगी? मेरी जीवन साथी बनना पसंद करोगी? सविता को नितिन की आंखों में सच्चा प्यार नज़र आया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक बार पहले भी वो मोहब्बत के नाम पर धोखा खा चुकी थी, लेकिन इस बार सिर्फ मोहब्बत का सौदा नहीं था, इनमें नितिन की कुछ मजबूरी भी थी। अपनी बच्ची लिए माँ चाहिए थी और सविता को यह सौदा घाटे का नहीं लग रहा था। उसने झट से हाँ कर दी। सविता और नितिन की बहुत ही सादगी से शादी हो गई। उसने रिया को बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह पाला। रिया भी बहुत जल्दी ही सविता से घुल मिल गई और माँ कहने लगी। सविता की शादीशुदा खुशहाल ज़िंदगी अब 10 साल गुजर चुके थे। सविता अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। एक बार सविता और नितिन मंदिर में कुछ भिखारियों को खाना खिलाने के लिए गए थे और सविता के पैरों के तले नीचे ज़मीन खिसक गई थी। ममता को भी भिखारियों के लाइन में खड़ा देखकर ममता की हालत बहुत ख़राब थी। वो बहुत बीमार लग रही थी। ममता की हालत देखकर सविता का दिल कांप गया। भगवान ने ममता को उसके कर्मों की सज़ा दे दी थी। बाद में सविता को पता चला कि पापा ने बैंक से अपने कुछ कामों के लिए कुछ लोन लिया था, जिसकी किस्तें समय पर ना पहुंचने की वजह से बैंक का कर्जा बहुत ज़्यादा हो चुका था और बैंक ने अपना पैसा वसूलने के लिए पापा की सारी जायदाद नीलाम कर दी थी। ममता खाली हाथ रह गई थी। ममता गलत कर्मों से गलत काम में पड़ चुकी थी और इसलिए ममता को एक भयंकर बीमारी हो गई थी। उसे एड्स हो गया था। आज वह अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रही है और भीख मांगकर अपना पेट पाल रही है। सविता का ममता से दिल में तो नफ़रत हो ही गई थी कि उसके वजह से उसकी माँ और उसके पापा उसके पास नहीं थे, लेकिन इंसानियत के नाते सविता ने ममता को एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अब उसे हॉस्पिटल में ममता अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना ताकि आपको नई नई कहानियों की अपडेट ज़रूर मिलती रहे। और दोस्तों, ऐसा ही आपका प्यार बरकरार रखना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।